नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं। देखिए बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जैसे राजस्थान जीके, मेंटल एबिलिटी, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, काफ़ी सारे प्रश्न देख लिए हैं। उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और देखिए पीटीटी 2022 की आपकी डेट भी घोषित हो चुकी है। 3 जुलाई को आपके एग्ज़ाम है। और पीटीटी में आप सभी को पता होगा 50 प्रश्न जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं, जिनमें लगभग 15 से 18 प्रश्न राजस्थान जीके के होते हैं। तो देखिए इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और बीएसटीसी में 50 प्रश्न में सारे के सारे प्रश्न राजस्थान जीके और राजस्थान करंट से संबंधित होते हैं। तो देखिए इन दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए। आपको वीडियो अंत तक देखना है। और एक प्रश्न भी आपसे मैं सिंपल सा पूछूंगा, जिसका आंसर भी आपको अंत में कमेंट करके बताना है। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? नाग पहाड़ किस जिले में है? सिरोही, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या जालौर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अजमेर जिले में, ऑप्शन बी। देखिए अजमेर और पुष्कर को जो पहाड़ अलग करता है, अजमेर अजमेर शहर को और पुष्कर शहर को अलग करने वाला पहाड़ कौन सा है? नाग पहाड़। और देखिए नाग पहाड़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी है पूछा जाए तो अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है अपने लूनी नदी, जो आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से जानी जाती है। तो अपने नाग पहाड़ है इसका आंसर, ऑप्शन बी अजमेर। देखिए एक क्वेश्चन आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है पर्वत पहाड़ से संबंधित। मैंने आपको एक अलग से वीडियो करा दिया है पर्वत पहाड़ियों से संबंधित, आप जाके देख सकते हैं। महत्वपूर्ण जो भी पर्वत पहाड़ है जहाँ से प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो देखिए सबसे ऊंचा पठार पूछा है यहाँ पर, तो देखिए उड़िया का पठार हो जाएगा इसका सही आंसर। उड़िया का पठार जो अपने माउंट आबू सिरोही में स्थित है, माउंट आबू सिरोही में उड़िया का पठार स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए अगर ऐसा पूछा जाता कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप सभी को पता होगा, सिंपल सा प्रश्न है, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई। और सबसे ऊंचा पठार ये अपने उड़िया का पठार। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन फर्स्ट इसका है सही आंसर। देखिए चोटी और पठार में क्या अंतर है? पठार का मतलब तो जो ऊपर से समतल है, ऐसे ऊंचाई है जैसे, और ऊपर से समतल है उसको पठार बोलते हैं। और चोटी ये हो गई ऐसे एक तरह त्रिकोण कह सकते हैं। तो उड़िया का पठार इसका है सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में है? तो देखिए फलोदी जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान पूछा जाए तो अपने फलोदी जो अपने जोधपुर जिले में है। और राजस्थान का सबसे गर्म जिला पूछा जाए, सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू जिला। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को पार करती है? बनास, सोम, जाखम या माही? तो देखिए ये भी प्रश्न कम से कम 5 से 7 बार रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा को पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार पार करती हैं। और देखिए इसके उपनाम भी पूछे जाते हैं माही नदी के। कौन कौन से नाम है? आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा आ जाए, वागड़ की गंगा आ जाए, कांठल की गंगा आ जाए। तो ये सभी किस नदी के उपनाम है? अपने माही नदी के उपनाम है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आ जाए, ये अपने माही नदी के उपनाम है, जो अपने कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं। और देखिए कर्क रेखा राजस्थान से किन किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो ये आपने पढ़ा होगा, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले, ये 2 जिले हैं जहाँ से राजस्थान में कर्क रेखा होकर गुजरती हैं। देखिए काफ़ी सारे मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये प्रश्न तो ध्यान रखना ही है, साथ साथ इसकी डिटेल भी आपको ध्यान रखनी है। यही से भी आपके प्रश्न काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो देखिए एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, ऑप्शन सी। ये अपने कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। देखिए चिनाई वाला तो सबसे ऊंचा बांध है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी पूछा जाए तो अपने कौन सा है? जाखम बांध ही है, प्रतापगढ़ अनूपपुरा में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर इसकी ऊंचाई है अपने जाखम बांध की। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है,
सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो देखिए सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना अपने डूंगरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। डूंगरपुर के अपने जो सोम कमला गांव है उस पर सोम नदी पर एक बांध बनाया हुआ है जिससे सिंचाई होती है, तो अपने डूंगरपुर जिला हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसको आफरी के नाम से भी जानते हैं, आफरी के नाम से, ये कहाँ स्थित है? अपने जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, जोधपुर में स्थित है। देखिए आफरी आ जाए या फिर काजरी आ जाए, जाफरी आ जाए, ये सभी अपने कहाँ हैं? जोधपुर ज़िले में ही स्थित हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जोधपुर ज़िले में काजरी, जाफरी, आफरी या फिर इसका फुल फॉर्म आ जाए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1980 में। और देखिए इसको टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया गया? 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट आ जाए तो 1973 में, राष्ट्रीय उद्यान आ जाए तो 1980 में, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आ जाए, प्रथम टाइगर परियोजना आ जाए, तो ये सभी अपने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। किस जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में। और अपने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक प्रश्न पूछा जाता है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर ये अपने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अन्न भंडार कहलाने वाला जिला कौन सा है? तो देखिए राजस्थान के विभिन्न जिलों के उपनाम से संबंधित एक प्रश्न भी पूछा जाता है, एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान के विभिन्न व्यक्ति और जिलों के उपनाम अलग अलग वीडियो बनाकर हमने पहले ही देख लिए हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, सभी क्लियर हो जाएंगे आपके। तो देखिए राजस्थान का अन्न भंडार अपने गंगानगर जिले को कहा जाता है। अन्न भंडार आ जाए, अन्न का कटोरा आ जाए, बागानों की भूमि आ जाए, बागानों की भूमि, तो ये भी किसे कहते हैं? अपने गंगानगर जिले को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, होहोबा क्या है? तो देखिए होहोबा जोजोबा आपने नाम सुना होगा, ये क्या है? अपने पौधा है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इसको डेजर्ट गोल्ड के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र में उगाया जाता है राजस्थान में। अपने इजराइल देश की तकनीक की सहायता से अपने होहोबा जोजोबा पौधा उगाया जाता है, पौधा है अपने। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह पशु कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक पशुधन राजस्थान में कौन सा है? अपने बकरी है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। बकरी लगभग 37.9% अपने राजस्थान के कुल पशुधन का हिस्सा है, लगभग 37.9%। इसके बाद अगर बात करें तो कौन सा है? गाय। इसके बाद बात करें तो कौन सा है? भैंस। इसके बाद कौन सा है? भेड़। इस तरह से आप ध्यान रखें, बाकी आप फर्स्ट ही ध्यान रखें कौन सा है? बकरी सबसे ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान में। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी कहाँ है? अपने जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। जयपुर जिले में पन्ने की मंडी स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी। अगला प्रश्न है, सीसा व जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए सीसा व जस्ता गलाई संयंत्र देबारी उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, जिसको जिंक स्मेल्टर के नाम से जानते हैं, जिंक स्मेल्टर के नाम से जानते हैं अपने सीसा व जस्ता गलाई संयंत्र देबारी उदयपुर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम है? तो देखिए महिला साक्षरता या फिर साक्षरता काफ़ी बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो देखिए राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार बात करें तो कुल साक्षरता कितनी है? 66.1%। महिला साक्षरता कितनी है? 52.1%। और अपने महिला साक्षरता की न्यूनतम दर किस जिले में है? तो न्यूनतम दर किस जिले में? अपने जालोर जिले में। यहाँ लगभग 38.5% महिला साक्षरता है। और सर्वाधिक किस जिले में है? कोटा जिले में। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम हो जाएगा अपने 38.5%। जालोर जिले में सबसे कम महिला पढ़ी लिखी हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो देखिए सारे के सारे प्रश्न, इसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया नहीं है, यानी कि सभी प्रश्न पूछे गए हैं। और मैं हमेशा, मेरी कोशिश यही रहती है कि जो प्रश्न पिछले एग्जामों में एक बार पूछे जा चुके हैं वही प्रश्न मैं बार बार आपको कराऊं, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कहाँ से प्रश्न आपके आते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाए। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान अपने किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टोड, या फिर जेम्स टोड इसका नाम आ जाए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और एक पूछा जाता है, किसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं? घोड़े वाले बाबा आ जाए तो किसे कहते हैं अपने? ये अपने कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? तो देखिए महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका होता है जन्म। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में जो बादल महल है, बादल महल में इनका होता है जन्म। और इनकी जन्म दिनांक पूछी जाए तो 9 मई 1540 है। हमने काफ़ी बार देख लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी कि जो राजपूत मराठा थे उनको मनसबदार की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? तो देखिए किस मुगल शासक के समय हिंदू शासकों की मनसबदार की संख्या अधिक थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? औरंगजेब के समय, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। देखिए औरंगजेब के समय अगर बात करें तो कुल मनसबदारों का लगभग 33% अपने हिंदू थे, और अकबर के समय थे लगभग अपने 22%। तो आप ध्यान रखें, औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। अगला प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमा दे किस मारवाड़ के शासक की पत्नी थी? तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, उमा दे रूठी रानी किसे कहा जाता है? यह नाम अपने सेकंड ग्रेड 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? उमा दे। ये किनकी पत्नी थी? तो अपने राव मालदेव राठौड़ की पत्नी थी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए मालदेव के बारे में आपने पढ़ा होगा, हसमत वाला राजा, हसमत वाला राजा, 52 युद्धों का विजेता, ये किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। तो अब में उमा दे इनकी पत्नी थी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जीवन भर ये अपने पति यानी कि मालदेव से रूठी रही। और जो अपने तारागढ़ दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, यहाँ पर इन्होंने अपना पूरा जीवन यापन किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो देखिए राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद सैनिक छावनी से। कब हुई? 28 मई 1857 के दिन। 28 मई 1857 से अपने नसीराबाद, राजस्थान की जो सैनिक छावनियाँ थी 6, उसमें एक नसीराबाद है, यहाँ से शुरुआत हुई सर्वप्रथम। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, वीर बाला कालीबाई का संबंध किस घटना से है? तो देखिए कालीबाई का संबंध किस घटना से है? अपने रास्तापाल कांड, अपने ये डूंगरपुर जिले से संबंधित हैं। भील बालिका थी, अपने भील बालिका रास्तापाल गांव की रहने वाली थी। अपने शिक्षक को बचाने के प्रयास में ये शहीद हो जाती है, इन पर गोली दाग दी जाती है। तो अपने ध्यान रखिए आप, रास्तापाल कब हुआ था हत्याकांड? 19 जून 1947 के दिन। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 19 जून 1947 के दिन कालीबाई का संबंध अपने रास्तापाल कांड से है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वह संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए, ऐसे कौन से राजस्थान के संत थे जो राजस्थान को छोड़कर बनारस गए थे और वहाँ पर रामानंद जी के शिष्य बन गए? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? संत धन्ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए एक प्रश्न हमने पहले देखा था, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? अपने ध्रुवन टोंक में इनका होता है जन्म। एक जाट परिवार में इनका होता है जन्म, और अपने राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे और रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। तो ऑप्शन डी है इसका है सही आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर मैंने पूछा है। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले से ही किस महान संत ने जान लिया था? पीपा जी, जाम्बो जी, लालदास जी या फिर दादू दयाल जी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पर्यावरण संरक्षण या फिर पर्यावरण चेतना अपने किस संत से जुड़ी हुई है? आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।